गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हम एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? स्टाफिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, माने नियुक्तिकरण। इस टॉपिक का नाम सुन के आपको कुछ ध्यान आया होगा। स्टार्टिंग में हमने किया था कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसके हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। हमारे जो मैनेजर्स हमारे हैं वो कुछ फंक्शंस, कुछ कार्य हमारे परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए। अब वो कौन से फंक्शंस हमने किए थे आपको याद होगा। हमने किए थे, सबसे पहला जो फंक्शन हमने किया वो हमने किया था नियोजन, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि आगामी जो समयावधि है उसमें हम क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जो है हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारा था बच्चों, वो हमारा था संगठन, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग हम बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया था कि नियोजन में जो क्रियाएं हैं, विभिन्न क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, साधन हमें चाहिए। चाहे उसमें हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, चाहे उसमें हम लेबर फोर्स की बात करें, चाहे उसमें हम कैपिटल की बात करें, या और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, लैंड है, उसकी बात करें, तो उन सभी रिसोर्सेज को अरेंज करना जो है, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी भूमिका तैयार करना कि किसने क्या काम करना है, वो सारा का सारा हमारा किसमें आता है? ऑर्गेनाइजिंग में। आप ऑलरेडी ये पूरी यूनिट आप पढ़ चुके हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद, संगठन के बाद जो हमारा थर्ड पोजीशन पे जो हमारा आता है, वो हमारा क्या आता है? वो हमारा आता है स्टाफिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में नियुक्तिकरण। क्या बोलते हैं हम? नियुक्तिकरण, जो कि हम इस यूनिट में करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है निर्देशन, जिसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं, आगे करेंगे हम। और जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? नियंत्रण, जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। ये 5 फंक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में हमने किया था कि प्रत्येक प्रबंधक जो है ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला मैंने बता दिया। दूसरा बता दिया नियुक्तिकरण में हम क्या करेंगे। अब संगठन में जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज है वो है हमारा लेबर फोर्स, माने ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों, हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 मेजर कैटेगरीज, एक्टिव रिसोर्सेज एंड पैसिव रिसोर्सेज। एक्टिव रिसोर्सेज कौन से हैं? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो कि दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, कौन से? जो पैसिव रिसोर्सेज हैं, उनको ऑपरेट करने का जो काम है वो एक्टिव रिसोर्सेज के जिम्मे होता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर जितने भी मैंने आपको ये रिसोर्सेज बताए, मैन, मटेरियल, मशीन, मैन, मटेरियल, मशीन और कैपिटल, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। मैन मतलब आदमी हमें चाहिए, चाहे हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, चाहे हम लेबर फोर्स की बात करें, तो मैन में आते हैं। मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम चाहे लैंड की बात करें, या और हम बिल्डिंग की बात करें, या हम और किसी मटेरियल की, रॉ मटेरियल की बात करें, वो मटेरियल में आता है। तो मैन, मटेरियल, उसके बाद हमारा मशीन, माने काम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायर पड़ेगी, मशीनों की हमें जरूरत पड़ेगी वो। और लास्ट में जो हमारा है कैपिटल, माने हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत हमें महसूस होगी। तो ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इसमें मैन जो है वो क्या है? एक्टिव, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। माने जो मैन है वही क्या करेगा, बाकी जो सभी हमारे संसाधन है, बाकी जो सभी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो कैपिटल हमारा है, चाहे मशीन है, वही उनको अरेंज करेगा, वही उनको ऑपरेट करेगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि मैन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। माने किसी भी संगठन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है बच्चों, वो क्या है? वो मनुष्य है, वो मानव है, वो लेबर फोर्स है। तो इसलिए नियुक्तिकरण को भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। संगठन में हमने क्या किया था? संगठन में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हमने डिसाइड किया था
कि कितने हमें एम्प्लॉइज चाहिएंगे, लेबर फोर्स चाहिएगी, मैन चाहिएंगे, कितनी मशीन, कितना मटेरियल, कितनी कैपिटल। अब उसी में से जो हमारा मैन जो हमारा था उसको अरेंज करने का काम, उसको जो है अपॉइंट करने का काम किसका है हमारा, वो नियुक्तिकरण का है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं किसका, का। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सब टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम नियुक्तिकरण का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का। इसके बाद हम नियुक्तिकरण माने स्टाफिंग की हम डेफिनेशन माने परिभाषा हम करेंगे। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक आज क्या करने वाले हैं, नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम करने वाले हैं। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, नियुक्तिकरण का अर्थ हमारा है। तो मैंने यहाँ लिखा है इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना एवं उन्हें भरे रहने देना है। इस एक लाइन की अगर बात करें, छोटी सी लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। यहाँ देखें, पदों की बात करें, पोस्ट हम बना देते हैं। जो भी अपने मैन को अपॉइंट करना है, जो हमारी लेबर फोर्स है बच्चों, उसके जो है अलग अलग हमारे कार्य हो सकते हैं। कार्य की प्रकृति जो है वो हमारी अलग अलग हो सकती है। कुछ जो एम्प्लॉइज है उनको जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग का काम करना पड़ता है, जिनको हमें मैनेजरियल लेवल के माने दो तरह के संगठन में ना दो तरह के एम्प्लॉइज माने जाते हैं बच्चों। एक प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारी और एक गैर प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारी, माने मैनेजरियल एम्प्लॉइज एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो पद बना दिए जाते हैं। जो हमारे मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और जो हमारे लोअर लेवल के जो मैनेजरियल एम्प्लॉइज हैं वो हमारे किस में आते हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज में, हमारे गैर प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारी को माना जाता है। तो जो पद हमने बना दिए हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, उन रिक्त पदों को भरना है। उन रिक्त पदों को भरना है सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि हमारी जो वैकेंट पोस्ट है वो कितनी वैकेंट पोस्ट है और किस किस तरह के हमारी वैकेंट पोस्ट है, उनकी नेचर क्या है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। दो तरह के एनालिसिस इसमें हम बच्चों करते हैं। एक हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस और एक हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड का मतलब है कि कर्मचारियों के ऊपर कार्य का भार कितना है, माने टोटल हमारे संगठन में वर्कलोड कितना है। हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1,00,000 यूनिट हमने प्रिपेयर करनी है, तो हम ये देखेंगे कि इस 1,00,000 यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो है कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमें ये देखना पड़ेगा इसके लिए कि एक कर्मचारी को मैक्सिमम कितना वर्कलोड दिया जा सकता है। जैसे कि जो हमारा वेजेस एक्ट हमारा है, जो हमारा जो मजदूरी मिनिमम हमारा जो है वेजेस एक्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कि एम्प्लॉइज को जो है 8 घंटे ही मैक्सिमम कार्य करवाया जा सकता है। तो उस 8 घंटे के हिसाब से हर एम्प्लॉई को कितना कार्य दिया जा सकता है, ये वर्कलोड एनालिसिस है। उसके बाद हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि अब क्या हमारे पास इस कार्य को पूरा करने के लिए एक वर्ष में हमारे पास रिक्वायर्ड वर्कफोर्स है, क्या हमारे पास उतने कर्मचारी हैं, और अगर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कर्मचारियों की हमें रिक्वायरमेंट है और वो किस पोस्ट पे हमें रिक्वायरमेंट है, माने कौन कौन से पद हमें कर्मचारियों से भरने हैं। इसके बाद ये तो पता चल गया हमें कि भी हमारे रिक्त पद कौन कौन से और कितने हैं, उसके लिए कैसे एम्प्लॉइज हमें चाहिए। फिर हम देखेंगे कि वो एम्प्लॉइज हमें कहाँ से हमें प्राप्त करने हैं। हम उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से लेंगे, या जो है जो हमारे वहां से हमारे फ्रेशर आएंगे, फ्रेश टैलेंट आएगा, या फिर अगर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हमें चाहिए तो वो किन किन ऑर्गेनाइजेशन से हमें अट्रैक्ट करने हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या पॉलिसीज अपनी जो है रखनी पड़ेगी, सैलरी के हमें जो है क्या उनको अट्रैक्शन देनी पड़ेगी, या और कोई जो भी हमें उनको जो है मोटिवेशन देने हैं वो हमें क्या देने पड़ेंगे, ये हमें सोचना है। अब जब एम्प्लॉइज आ जाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको बनाए रखना ये बड़ी चीज है। भरना है, उन्हें भरे रहने देना, भर तो देंगे हम, लेकिन वो भरे कैसे रहेंगे। इसके पीछे हमारे दो कारण होते हैं कि वो भरे नहीं रहते हैं। एक तो अगर एम्प्लॉइज एफिशिएंट नहीं है, अगर वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर वो फिट नहीं है, काम नहीं करते हैं, तो हमें ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, काम से अलग ही करना पड़ेगा, उन्हें निकालना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। एक चीज। दूसरा क्या होगा कि
अगर हमारी जो पॉलिसीज है, अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो पॉलिसी हमारी है, वो अगर हमारी अच्छी नहीं है, माने अगर हम अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें अच्छी कार्य की दशाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें जो वेतन है वो अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और वो चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। फिर बार बार हमें दूसरे एम्प्लॉइज अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिससे हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा रिक्रूटमेंट का। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, एक तो जब हम एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, तो हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बोलते हैं, भर्ती की जो नीति हमारी है, वो हमारी साउंड होनी चाहिए, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वही एम्प्लॉइज हमारे पास आए जो कि हमारे क्वालिफाइड हैं, जो कि हमारे काम करने के योग्य हैं, एक चीज। और दूसरा, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि संगठन के साथ साथ वो कर्मचारियों के हित की भी बात है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम भर भी पाएंगे पदों को, उन्हें वो भरे भी रहेंगे। ये इसका अर्थ था नियुक्तिकरण का। अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा मैंने ली है, यहाँ पे थियो हेमन जो एक्सपर्ट है उन्होंने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है कि नियुक्तिकरण कार्य है प्रबंधकों की भर्ती। ये नियुक्तिकरण में क्या क्या आते हैं हमारे, एक तो भर्ती आती है। भर्ती का मतलब होता है, हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भर्ती का मतलब है कि कर्मचारियों को, लोगों को आकर्षित करना, भी हाँ आप हमारे संगठन में कुछ जॉब निकली हुई है और आप जो है यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि हम आपको ये अच्छे जो है हम उसको आपको देने वाले हैं। उसके बाद आपका चयन, अब जब एम्प्लॉइज आ जाते हैं, मान लो हमारे यहाँ पे 500 पोस्ट हैं और 50,000 एम्प्लॉइज आ गए, तो हम सभी को अपॉइंट नहीं करने वाले हैं। हम जो है उनका चयन करेंगे, वो चाहे हम उनका टेस्ट ले, इंटरव्यू ले, डेमो ले, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उनको चुनाव करेंगे कि कौन से एम्प्लॉइज हमारे योग्य हैं। माने चुनाव में हम दो भागों में बांट देते हैं एम्प्लॉइज को, जो हमारे कैपेबल है और जो इनकैपेबल है, जो हमारे योग्य है और जो अयोग्य है। उसके बाद हमारा है तो योग्य को हमने चुन लिया। फिर प्रशिक्षण, हमारे संगठन में कार्य करने के लिए कुछ जो है विशेष तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, हमारे कार्य का कुछ विशेष वातावरण हो सकता है, हमारे संगठन का जो ढांचा है वो भी हमने कर्मचारियों को सिखाना है, तो उसके लिए हम उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, प्रशिक्षण। उसके बाद विकास, प्रशिक्षण और विकास में एक आधारभूत अंतर होता है। प्रशिक्षण में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जबकि विकास में हम ये देखते हैं कि भविष्य में अगर पदोन्नति की आवश्यकता हो तो इस कर्मचारी, ये कर्मचारी उस योग्य बन सकता है या नहीं बन सकता है, माने उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हम विकास में देखते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, क्षतिपूर्ति। ये क्षतिपूर्ति क्या है, कंपनसेशन बोलते हैं इसको। जब एम्प्लॉइज कार्य कर रहे तो फ्री में कोई कार्य नहीं करता है, उसको संगठन को क्या देना पड़ेगा, उसको एक उचित क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा। तो ये सारे जो हमारे स्टेप्स हैं इसमें होते हैं बेटा, ये नियुक्तिकरण में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाइएगा, नियुक्तिकरण की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे मनुष्य से संबंध। देखिए जो पहले हमारे दो कार्य थे, यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में, नियोजन और संगठन, उसके बाद नियुक्तिकरण का नंबर आता है। जो पहला था नियोजन और दूसरा था नियुक्तिकरण, उसमें हम केवल पेपर वर्क कर रहे हैं, कागजी कार्य है वो। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, फिर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं पेज पे ही, माने वहां पे मनुष्य से कोई इसका संबंध नहीं है। जबकि जो तीसरा हमारा कार्य है नियुक्तिकरण, वो जो पेपर वर्क हमारा था ना, उसी को इम्प्लीमेंट करता है, उस कागजी कार्य को वो लागू करता है। तो इसलिए इसका मनुष्य से संबंध है। मनुष्य को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं अलग अलग पदों के हिसाब से, अलग अलग योग्यता के हिसाब से, ताकि वो नियोजन और संगठन के कार्य को जो है कार्य रूप में दे सके। दूसरा हमारा प्रत्यक्ष प्रबंधकीय कार्य, माने नियुक्तिकरण अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारा यहां से भी नजर आता है कि हमारे 5 कार्य हैं प्रबंधक के, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और नियुक्तिकरण भी एक सेपरेट हमारा फंक्शन है। जितना महत्व नियोजन का बच्चों, उससे कम महत्व हमारा नियुक्तिकरण का नहीं है। तो इसलिए इसका भी महत्व बाकी कार्यों की तरह ही है। तीसरा हमारा सभी प्रबंधकीय सत्रों पर आवश्यक, आप पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था, 2 तरह के लेवल आपने पढ़े थे बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, संगठन के स्तर और प्रबंध के स्तर। संगठन के स्तर आपने 2 किए थे, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी था, प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय। प्रबंधकीय में वो आते थे
जिनके नीचे कुछ कोई भी कर्मचारी होता है, दूसरों का प्रबंध करते हैं, दूसरों से कार्य लेते हैं। गैर प्रबंधकीय में वो कर्मचारी आते हैं जो स्वयं कार्य करते हैं अपने उच्च स्तरीय प्रबंधकों के निर्देशों के आधार पे। और फिर हमने जो प्रबंधकीय स्तर थे बच्चों, उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो चाहे वो कोई भी स्तर हमारा है, चाहे वो उच्च स्तर के हैं जो कि योजना बनाते हैं, चाहे वो मध्य स्तर के हैं जो उन सूचनाओं को आगे प्रेषित करते हैं, चाहे वो निम्न स्तर के हैं जो कि कर्मचारियों को उन जो है निर्देशों को लागू करने में मदद करते हैं, तीनों को ही नियुक्तिकरण का कार्य करना पड़ता है। माने हमें उच्च स्तर पे भी हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, मध्य स्तर पे भी और निम्न स्तर पे भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। सामाजिक उत्तरदायित्व आपने एक चैप्टर आपने पढ़ा था +1 में, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आपने पढ़ा था कि बिजनेस को बहुत सारे संसाधनों की, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने बताया था वो संसाधन आपको, मैन, मटेरियल, मशीन, कैपिटल। अब वो जो हमारे संसाधन है बच्चों, वो कहां से आते हैं? वो समाज से ही आते हैं। लोग भी समाज से आते हैं, पूंजी भी समाज से आती है, तो ये सारे संसाधन समाज से आते हैं। तो जब एक बिजनेस समाज से इतना कुछ लेता है तो बिजनेस की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी समाज के लिए कुछ करे, समाज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। और जब हम समाज के डेवलपमेंट की बात करें तो समाज के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? अर्निंग की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। माने लोगों के पास अगर पैसा होगा तो उनका विकास हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। और उनको पैसा कहां से मिलेगा? रोजगार से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से मिलेगा। माने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस का। और नियुक्तिकरण ही वो फंक्शन है जिसमें वो इस अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करती है। जो भी उसके आसपास के कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, उनको वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करती है, जिससे कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उनकी जो मतलब आय कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और लास्ट हमारा है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव। ये भी कोई नई चीज नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट आप दोनों पढ़ चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, व्यवसायिक वातावरण क्या है। एक व्यवसाय के आसपास के वो सभी घटक जो कि उसको प्रभावित करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को जो है अफेक्ट करते हैं, उनको हम व्यवसायिक वातावरण की कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे कि हमारा लेबर हमारी है, मटेरियल हमारा है, कैपिटल हमारी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमारे कंपटीटर की पॉलिसीज है, ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। और इनको बच्चे हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। आंतरिक वातावरण में वो थे जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे कस्टमर सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं, एम्प्लॉइज अलग होते हैं, सप्लायर अलग होते हैं, तो ये आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण में वो हमारे आते हैं जो एक तरह की जो इंडस्ट्री है सभी को एक तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे कि बिहार में शराब बंदी हुई तो शराब की जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज थी वहां पे सभी को उससे जो है नुकसान हुआ, सभी के ऊपर एक जैसा इफेक्ट पड़ा, उनको कहेंगे बाह्य वातावरण। तो दोनों ही वातावरण का नियुक्तिकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम आंतरिक वातावरण की बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, भर्ती की नीति हमारी। अब भर्ती की नीति क्या कहती है? कुछ संगठन ऐसा कर सकते हैं कि वो ज्यादातर एम्प्लॉइज बाहर से ही अपॉइंट करते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो प्रमोशन करते हैं, अपने अंदर से जो कर्मचारी हैं, जो योग्य कर्मचारी हैं, उनको उनकी पदोन्नति कर देते हैं, उनको प्रमोट कर देते हैं, उनको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे देते हैं, ज्यादा अथॉरिटी उनको दे देते हैं, ज्यादा फैसिलिटीज, बड़ा स्टेटस उनको। तो इस तरह से अलग अलग हमारी पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि नियुक्तिकरण हमारा किस तरह से होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे आप और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।